ऐसी थोड़ी हूँ मैं। उसको वाला बैग ये है इसका? हाँ बैग हो रहा। आप बताइए थोड़ा उधर से। जो भी होता कार्यक्रम होगा हमने देखूंगा मुझसे सभी से थोड़ी चर्चा की। 14 जो साहब हैं लेक्चरर हैं, विनोद जी हैं, सुरेंद्र मास्टर जी, रामखिलाड़ी जी, जो मतलब हमारी टीम है जो लगे रहते हैं, इन सबसे चर्चा की। राहुल लाल से कि ये कैलेंडर निकला है, ये 19 साल बाद कैलेंडर निकला है। 2006 में पहला कैलेंडर निकला और 2006 के बाद 7 में निकला, 2 वर्ष कैलेंडर निकाला गया। उसके बाद ये किताब में बदल गया, तो किताब निकाली गई प्रज्ञा दर्पण की। पहले नाम था उसका संघ दर्पण, लेकिन संघ दर्पण पहले चल रही थी किसी और की, तो फिर उसका नाम प्रज्ञा दर्पण रखा गया। प्रज्ञा दर्पण तो विगत, प्रज्ञा दर्पण तो विगत 2009 से लेकर के 2025 हो गया, वो बराबर चल रही। और अब आज की बात यह है, आज के कार्यक्रम में कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे हो गए वीर सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक सीनियर डीएसपी साहब हैं, और हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, मिशनरी और बहुजन मूवमेंट के साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है, आप बहुत से लोग जानते होंगे ज्ञानी रतन सिंह जी को, आप सभी जानते हो, आप भी जानते थे, आप भी जानते थे, उन्हीं के गाँव के मुड़ा खेड़ा के साहब जो वीर सिंह साहब, और ये मोहनलाल साहब, ये भी पूर्व डीएसपी बर्बाद। मैंने उसको ये एडवाइस दी थी कि एक दिशा में जाना है, अगर 10 जगह जाना है तो एक ही दिशा में जाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार गए पूरब में फिर गए पश्चिम में, तो आने जाने में ही समय समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे जब ये काम शुरू हुआ तो कैलेंडर छपा, उसमें उपासकों के फोटो दिए जाते थे। आपने भारत में कोई ऐसा भत्ते नहीं देखा होगा, मैं बहुत ही यदि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो स्वयं कैलेंडर छापता हो, उपासकों से फोटो लेता हो, फिर छापने के बाद उस कैलेंडर को उनको देने के लिए जाता हो, है ना। सोचो, फोटो लेना, घर पे जाना, कैलेंडर छापना, देने जाना, ये हर भिक्षु के बस का काम नहीं है। क्योंकि आज हमारे देश में अलग अलग टाइप के भिक्षु अलग अलग ढंग के काम कर रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ, कैलेंडर शुरू हुआ, कैलेंडर के बाद धीरे धीरे प्रज्ञा दर्पण पत्रिका, न्यूज़पेपर, ये सब निकला। उसके बाद बुद्धा शांति मिशन ट्रस्ट बना। बुद्धा शांति मिशन ट्रस्ट में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। उससे ज़मीन खरीदवाई, उसने ज़मीन खरीदी धीरो ज्योति ने, ये अच्छा था कि उसने अपने नाम से खरीदी। लोगों ने उसको बिचवाया, क्योंकि जो पैसा लिया लोगों से जब मिला नहीं, फिर बदनाम किया, है ना। उसके बाद में फिर आगे कारवा बढ़ा। उसके बाद चलते चलते ये त्रैमासिक पत्रिका पे आ गया। फिर उस पत्रिका के माध्यम से उसने भ्रमण करना शुरू किया। मैं ये कह सकता हूँ, सबसे बड़ी धीरो ज्योति की जो यात्रा थी वो थी फ्रॉम पुलिस टू पुलिस। यानी मोहनलाल जी से मुलाकात हुई, उनसे पूछा सर कोई और लोग हैं अम्बेडकराइट, इन्होंने 5 बताया, 5 से जाके मिला, फिर 5 से पूछा आपकी नज़र में कुछ है पुलिस के लोग, उन्होंने बताया। धीरे 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 ऑल ओवर इंडिया पुलिस जो है उससे जुड़ गई। ये एक कह सकते हैं जुनून अब जब किसी आदमी को होता है तो वो इस तरह के काम करता है। मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि उसने इस दायरे के अंदर ऊपर एक हॉल का निर्माण कराया, कमरा बनवाया, है ना, बाकी कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर जो है। लेकिन जो हम चाहते हैं, आज फिर मैं आप साहब के सामने कह रहा हूँ, जो हम चाहते हैं बुद्ध विहार पर, वो हमारी दृष्टि से अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। आप कहेंगे क्यों? बुद्ध विहार धर्म का एक केंद्र है,
यहाँ आकर के व्यक्ति सीखता है। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है ऐसे बुद्ध विहार होता है। हमारे देश में मैं देखता हूँ, पूरे देश में, अभी मैं वर्धा से लौट के आया हूँ कल परसों, अगरबत्ती मोमबत्ती 100 में से 5% भी लोग लेके नहीं आते होंगे बुद्ध विहार में कि हम जा रहे हैं मोमबत्ती ही जला देंगे। कोई निश्चित दिन नहीं है, संडे के संडे भी नहीं है, बुधवार के बुधवार भी नहीं है। मैं ये कह सकता बुद्ध विहार का उपासकों से संबंध नहीं है और भिक्षुओं का उपासकों से संबंध नहीं है। यानी उपासक भिक्षु को बीच में संवाद होना चाहिए और उपासक का बुद्ध विहार से संबंध होना चाहिए। इसके साथ जब उपासक बुद्ध विहार में आएगा, वहाँ क्या बातें हैं, क्या कमियाँ हैं, उसकी पूर्ति में उसकी भूमिका होनी चाहिए। भिक्षु में क्या बात है, भिक्षु से क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उसकी वेदना का निवारण करना उस भिक्षु का काम है। मैं ये कह सकता हूँ बुद्ध विहार एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आदमी का ह्यूमन रिलेशन कैसे बनेगा, आदमी का आदर्श कैसे बनेगा, आदमी आचरणवान कैसे होगा, आदमी प्रोग्रेस कैसे करेगा, समाज का उत्थान कैसे होगा। आज आप देख रहे हैं, आज के समय पर ये मैं इसलिए थोड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, पूरे देश में आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू को पार्लियामेंट से हटा दिया, आप सब जानते हैं। उसके बाद बहुत हल्ला मचा, लोगों ने शोरगुल किया। उसके बाद दूसरी घटना घटित हुई, किसी नेता ने पार्लियामेंट में कहा आप अंबेडकर अंबेडकर कहते रहते हैं, इससे क्या होगा? अगर आप भगवान का नाम लेते स्वर्ग में जगह मिलती। आप मुझे ये बताओ, दोनों घटना चक्र को लेकर के इस देश में कौन सा बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ? किसने माफी मांगी? उसने क्या? उसने ये कहा कि मुझे क्षमा कर दो। वो टेस्ट करते हैं समाज का। कोई घटना घटित हो गई, थोड़ा हो हल्ला मचेगा, उसके बाद शांत होंगे। मैं कह सकता हूँ डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग केवल प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। जमीन उनका मर गया है, काम करने की शक्ति नहीं है, संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए यूनिटी उनके अंदर नहीं है, वो आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे को डाउन करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना एक फैशन बन गया है। इससे बहुत भिक्षु भी अछूता नहीं है। आजकल देखो आप, कुछ भिक्षु तो ऐसे हैं कि उनका तो काम ही दूसरों की बुराई करना है, क्रिटिसाइज करना है, उनको दूसरों का काम पसंद नहीं है। जबकि बुद्ध ने ये कहा अथ दीपो भव, अपना दीपक बन, अपने आप को देख, अपना अवलोकन कर, अपनी बुराइयों को त्याग, अपनी तृष्णा को त्याग। जब मैं अपने गरूर को नहीं छोड़ सकता, अपनी तृष्णा का त्याग नहीं कर सकता, अपनी वैमनस्यता का त्याग नहीं कर सकता, तो आप क्या सीखेंगे मेरे से? मुझे स्वयं पहले उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब ही आप उस पर आगे चल सकते हैं। मैं आज इस कैलेंडर के विमोचन के संबंध में एक बात आपसे कहूँगा। पहले के कैलेंडर में केवल फोटो होते थे उपासकों के, उनके नीचे नाम होते थे। इस कैलेंडर में एक विशेषता है, कुछ लोगों की जन्म तिथियाँ हैं, उसके अंदर जन्म तिथि है, किसी का फोटो है, उसके नीचे उसकी जन्म तिथि है। लोग देखेंगे फलाने का फोटो है, उनकी जन्म तिथि आज का जन्मदिन है। एक ये दो चीज़ बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण। एक तो ये पुलिस के जो त्रैमासिक पत्रिका निकलती है जिसमें पुलिस के बारे में या आम लोगों के भी फोटो होते हैं, एक पुलिस के कर्मचारी को दूसरे पुलिस अधिकारी की जानकारी हो सकती है, ये कौन सा अधिकारी है, कहाँ पर है, किस जगह है। यानी पुलिस में एक दूसरे को जान लेना, समाज में समाज के लोगों का एक दूसरे को जान लेना, कैलेंडर का माध्यम हो या जो है पुलिस का माध्यम हो या प्रज्ञा दर्पण का माध्यम हो या प्रज्ञा त्रैमासिक पत्रिका का माध्यम हो या बुद्धा शांति मिशन का माध्यम हो, माध्यम सबका है समाज में एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ना, ताकि समाज में संगठन की भावना पैदा हो। मैं आज ये कह सकता हूँ आपसे, अभी भी समय है। मैं ज़्यादातर
अभी भी इस उम्र में 1.5-2 महीने से मैं बाहर हूँ, बाहर, कभी कहीं कहीं कभी कहीं कभी कहीं मैं यही देखता फिर रहा हूँ जगह जगह। यानी अधिवेशन होते हैं, कार्रवाइयाँ होती है, लोग घोषणा करते हैं, उनकी करनी कथनी एक नहीं है। कभी किसी ने कहा मैं 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाऊंगा, तो 10 लाख तो बनाऊं कम से कम। कभी किसी ने कहा मैं जब तक जो है सफल नहीं होता तब तक मैं बौद्ध नहीं बनूंगा। किसी ने ये कहा मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, आश्वासन देना या गलत बात कह देना, अमल नहीं करना, उससे आदमी का पतन होता है और उसका व्यक्तित्व जो है डबलाइज होता है। मैं आपसे कहूँगा आज इस अवसर पर एक हो जाएं, मिलकर चले। अभी तो ये संगठन की भावना जो बुद्ध की थी, संघं शरणं गच्छामि, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब तो राजनीति के लोग भी कहने लगे हैं बटोगे तो कटोगे, उनको भी डर लग रहा है, बटोगे तो कटोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ हमेशा से बट रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। केवल बुद्ध ही इसको जोड़ सकता है। बुद्ध ने ही विश्व को जोड़ा है। मानव को मानव से प्यार होना चाहिए। एक बात कह के बात खत्म करूँगा, धर्म आदमी के लिए है। मैं जो बोल रहा हूँ धर्म आदमी के लिए है, आदमी धर्म के लिए नहीं है। एक बार आदमी की जान बचाने के लिए हम मंदिर में नहीं जाएं, मस्जिद में नहीं जाएं तो ये चलेगा, लेकिन अगर धर्म के नाम पर एक आदमी मर गया तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो धर्म को कौन मानेगा? जब आदमी नहीं होगा तो मंदिर में कौन जाएगा? जब आदमी नहीं होगा तो मस्जिद में कौन जाएगा? इसलिए आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को गले लगाना चाहिए और अपनी एक दूसरे की वैमनस्यता को त्याग करके सही मायने में अम्बेडकर की विचारधारा को जानकर बुद्ध के मार्ग पर आकर सुसंगठित होकर हमें अपने भावी समाज के लिए संघर्षरत होना चाहिए। तभी हम समाज में अपना स्थान बना सकेंगे। बस ये 2 शब्द कह के इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का मंगल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसमें कितनी जगह खाली है? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं तो चलते हैं अभी। प्रोग्राम खत्म होने तक मिलेगा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रजमोहन लाल जी से कहूँगा, क्योंकि ये बिहार के बहुत ही प्रिय और बहुत ही पुराने स्तंभ हैं। जब से इस बिहार की नींव पड़ी है, यहाँ 2-3 उपासक ऐसे बैठे हैं, आगे कैसे तो और भी सभी परिचित है भली बात, लेकिन उम्र के हिसाब से भी सीनियर है। जैसे ब्रजमोहन लाल जी ने इस बिहार को देखा है, शुरू से बड़े बंदे जी के समय से जुड़े हुए हैं। पदम सिंह जी उसी समय के बड़े बंदे जी का पूरा जीवन काल देखा है। और अजय सिंह कौर एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पिताजी जो डूंगर सिंह कौर जी थे, इस बिहार के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव रहा, जिनका परिनिर्माण 21 नवंबर 2023 में हुआ और उनका परिनिर्माण सुना। तो मैं चाहूँगा ब्रजमोहन लाल जी 2 शब्द रखें आज के कार्यक्रम को उपलक्ष्य। भिक्षुगण, एक मिनट। मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षुगण व नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। करें भंते जी ने अपनी सारी बातें बताई हैं। जहाँ तक बुद्ध विहार की बात है, भंते जी, थीरो ज्योति जी ने जो हमारे बारे में बताया कोई अप्रत्याशित नहीं है। उस समय का हमने समय देखा है जब यहाँ कच्चा गेट था और सारा बुद्ध विहार कार्यक्रम होते सब भर जाता था, बाहर तक भी लोग बैठते थे। अब बात आते हैं विकास की। जिन्होंने जो स्तंभ बनाया भंते जी ने, भंते जी, धम्म थीरो जी, आनंद महाथेरो जी ने नींव रखी। ऐसी मौके की जगह हमें
जो भगवान बुद्ध ने हमें अपना धम्म दिया, हमें शांति से रहने का मार्ग दिखाया, उसके संबंध में उन्होंने 2006 में जो आज का टॉपिक है कैलेंडर से कैलेंडर तक, 2006 में पहला कैलेंडर निकला, 7 में निकला, उसके बाद किसी कारण से परिस्थितियों बस वो बीच में व्यवधान आ गया। बंते जी का महापरिनिर्वाण 2008 में 24 जुलाई 2008 को हो गया। उसके बाद फिर कार्यकारिणी बनी, कार्यक्रम होते रहे। बनते हमारे पूज्य बनते आनंद महाथेरो आनंद जी ने कार्यक्रम कराए, विकास कराया। असघोष जी हैं, उन्होंने कार्यक्रम कराए। फिरोज्योति जी ने जो बुद्ध विहार का विकास हुआ, चलते फिर इस विकास में सोचा गया कि बौद्ध धर्म की जो हमारी शिक्षाएं हैं, आचरण हैं, जो जीवन जीने की पद्धति है, उसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए। तो इस संबंध में चर्चा हुई, आपस में उपासक जुड़े एक दूसरे से, हमारे डीएसपी साहब और बड़े बड़े अधिकारी आए। उन्होंने ये तय किया कि प्रज्ञा दर्पण नाम की, पहले संघ दर्पण निकाली, फिर प्रज्ञा दर्पण 2009 से लगातार अनवरत हमारे बीच में चल रही है। अब चूँकि प्रज्ञा दर्पण 3 महीने में निकलती थी एक बार, फोटो भी लगते थे, सबके बीच में हम लोग जाते भी थे, बनते ही जाते थे, और भारत के कोने से दूसरे कोने तक बढ़ती थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि क्यों न ऐसा कार्यक्रम कराया जाए जो एक बार में करने से घर घर तक संदेश पहुँचे बुद्ध की शिक्षाओं का। और वो तरीका था हमारा कैलेंडर, जो 2006 से बाद में पूरे 20 साल हो रहे हैं, 20वां वर्ष है। 2025 में कैलेंडर से कैलेंडर तक इसका जो आज का विषय है, इसीलिए रखा गया है कि पुनः शुरुआत हो रही है। उस कैलेंडर की विशेषता हमारे पूज्य मंत्री जी ने बता दी है कि उसमें हमारे बहुजन नायक, हमारे जो धम्म के सूत्रधार हैं, उनकी जन्मतिथियां हैं, महापरिनिर्वाण दिवस है बुद्ध का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सावित्रीबाई फुले का, माता रमाबाई का, और अन्य जितने भी हमारे सभी बहुजन नायक हैं, उन सब की मूर्तियाँ हैं। और हमें पाखंड से, अंधविश्वास से मुक्ति मिलेगी। जो आदमी देखेगा, डेट देखेगा कैलेंडर में, आज क्या तारीख है, आज कौन सी तिथि है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, माता रमाबाई का जन्मदिन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन है, जयंती है, परिनिर्वाण दिवस है, उसे भूलेंगे नहीं। कैलेंडर के माध्यम से हमेशा जो हमारा मानस पटल है, हृदय है, उसमें छपा रहेगा। पत्रिका हमने एक बार पढ़ ली, ठीक है, पढ़ ली, अपना छोड़ दी, रख ली, फिर हमें याद नहीं रहा। तो इसके लिए कैलेंडर की एक अपनी अनूठी उपयोगिता है। और हम इस बार जो व्यवधान हुआ है, थोड़ा सा प्रयास हुआ है, पहली बार छप रहा है, थोड़ा देर हो गई है, और आगे उम्मीद की जाती है कैलेंडर हम सभी के बीच में दिसंबर के महीने में ही आ जाएगा, ताकि जो इसकी उपयोगिता है जनवरी से शुरू हो, उससे पहले ही सबके समझ में। कुछ लोगों का हो सकता है ऐतराज़ हो सकता है कि जी जनवरी बीत गई, आधी से ज़्यादा हो गई, आगे ऐसा नहीं होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और बनते जी ने जो काम किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, ऐसी आशा करते हैं, आगे ये काम अनवरत गति से प्रज्ञा दर्पण भी और कैलेंडर का काम आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छा एक्चुअली ये कार्यक्रम आज है बहुत जल्दी ही कुछ जानकारियाँ दी गई। उन जानकारियों के माध्यम से ही, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, चाहे आपका इंटरनेट हो, मोबाइल हो, नेट हो, मैगज़ीन हो, अखबार हो, ये अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। शुरुआत से ही आपने देखा होगा, जैसे बाबा साहब का जो आंदोलन हुआ है, उन्हें भी 5-5 पत्रिकाएं निकालनी पड़ी, उनका भी विरोध होता था। आज हमारा अपना मीडिया है, इस कमरे की जो बातें हैं वो देश और विदेश तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमारे पास मीडिया है, अपना सोशल मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें जगह नहीं मिलती, और हमारे जो बहादुर बहुजन पत्रकार हैं, वो बड़ी बेबाकी से इस बात को दुनिया तक पहुंचा देंगे। बाबा साहब को बार बार पत्रिका निकालनी पड़ती थी, वो दौर किस तरह का था और कितना उनको वित्तीय दिक्कतें आती होंगी।
तो यहाँ की जो बातें हैं बुद्ध विहार की, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जो समस्याएं हैं और यहाँ की जो थोड़े से भी विवाद हैं वो हम सब मिल करके इसको दूर करें, और हम सब पूरे परिवार के साथ सभी चाहते हैं कि कम से कम संडे को एक बार यहाँ सभी आए, एक बड़ा सा बाहर बोर्ड लग जाए, जिसको आना है वो बुद्ध वंदना के लिए आए और ये सुचारू रूप से चलता रहे। इस मैगज़ीन के लिए आदरणीय भंते जी, थिरो ज्योति जी का जो योगदान है, पूरे देश में वो घर घर जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और वित्तीय सहायता, क्योंकि आज के समय में आप अपने ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में बर्थडे मना रहे हैं, किंतु जब देने की बात आती है तो वो 500, 1000, 100 रुपये देने में दिक्कत आ जाती है बहुत सारे लोगों को। आप सभी जो योगदान थिरो ज्योति जी का है और आदरणीय बड़े भंते जी का है, वो वास्तव में बहुत ही योग्य है, धन्यवाद के पात्र हैं आप दोनों। और हमें फ़ख्र होता है ऐसे भंते जी को नमन करते हुए, उनसे मिलते हुए, कि वो अब भी, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो समाज की चिंता करते हैं और समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने मुझे बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया? उधर रख के आऊँगा। तथागत महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, पूज्यनीय भंते जी, आज का जो विषय है कैलेंडर से कैलेंडर तक। देखिए, पूज्य भंते जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रज्ञा दर्पण पत्रिका है, त्रैमासिक प्रज्ञा दर्पण पत्रिका के माध्यम से बहुत सारी हमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर कई वर्षों के बाद ये निर्गत हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि कैलेंडर के माध्यम से जो भी हमारी महापुरुष से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, जन्म शताब्दियाँ हैं, उनका योगदान है, क्या क्या रहा है, वो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है और समाज को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि जो सूचना हमें मिल रही है कैलेंडर के माध्यम से, हम समाज को घर घर तक पहुंचाएं और उसमें जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पूज्य भंते जी के द्वारा भी पहले बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और ज्योति थिरो का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं कहूँगा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जगह जगह जाते हैं, जितने भी पूरे ऑल इंडिया में जितने भी हमारे IAS, PCS और बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबसे मिलने का प्रयास करते हैं और जो भी धम्म से संबंधित जानकारियां हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे पूज्य भंते जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे हमें बौद्ध भिक्षु मिले हैं जो हमें इतना ज्ञान प्राप्त कराते हैं दुनिया का। तो इस अवसर पर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। साधुवाद मुझे मिलता है समय समय पर, इसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जिस तरह से संघर्ष करते चले आ रहे हैं सभी के साथ, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखो, मैं ज़्यादा बोलने का तो अभ्यास नहीं है, मैं सभी को नवोदय कहना चाहता हूँ। जय भीम। आपकी वजह से संभव हुआ। जय भीम। नवोदय। हमारे बीच में हरिदास जयंत जो माथेरू जी
और बनते अशोक घोष जी बंदे जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसका खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी रुको ना। जैसे मैं कह रहा हूँ तथागत भगवान बुद्ध संघ बनते संघ के माननीय अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी भिक्षुगण और इस आयोजन के कार्यक्रम के आयोजक ज्योति थोरो बंतो जी, सभी को मेरा साधुवाद। और यहाँ पर मौजूद सभी उपासक और उपासकाएं के लिए भी मेरा साधुवाद। साथियों, इस बौद्ध विहार को बनाने के लिए बनते जी का ज्योति थीरो जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इसमें बहुत काम किया और जगह जगह जा कर के योगदान लेकर के इसको काफ़ी विकसित किया। यहाँ तक कि वो अपना इतना समय निकालते हैं कि किसी अधिकारी से जाकर मिलना तो जाकर स्वयं मिलते हैं और उनको पूरी बातें बताते हैं। शुरू से जब ये पहली बार मुझे मिले, हमारे मोहनलाल जी मेरे साथ थे, मेरे इंस्पेक्टर रहे थे, तो उन्होंने बताया तो उन्होंने इनका नाम लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उस काम को बढ़िए, उस कदम को बढ़ाइए और हम आप लोगों के साथ हैं। खैर, उनको वो जिस तरह बताया कि पहले 1 से मिले फिर 5 से मिले, उस तरह उन्होंने अपने बढ़ाते बढ़ते एक बहुत बड़ा कहना सैलाब इकट्ठा हो गया है कि अब ऑल ओवर इंडिया में थीरो ज्योति जी को जानने वाले इतने हैं कि शायद मैं समझता हूँ और ज़्यादा किसी बनते जी के नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो भी काम करते हैं बनते जी बड़े लगन के साथ में करते हैं। इन्होंने पहले प्रज्ञा दर्पण के लिए एक बार कहा हमसे जाकर के, मैंने कहा आप करिए, स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद में काफी अब देखा होगा आप लोगों का, इनका संघर्ष देखा होगा कि गया में जो भूमि खरीदी गई, क्योंकि वहां पर जितनी मोनेस्ट्री है वहां पर हिंदुस्तान की कोई मोनेस्ट्री नहीं है, भारत की कोई मोनेस्ट्री नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक बार जिक्र किया। हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, जितना भी हो सकता है हम करेंगे। और वहाँ आज परिणाम ये है कि बनते जी के, हमारे थीरो बनते ज्योति बनते जी के माध्यम से इतना बड़ा काम हो गया है कि शायद कोई कर नहीं पाता, क्योंकि जब ये बहुत परेशान भी रहते थे तब भी हमसे बात करते थे, हम तब भी इनका हौसला बुलंद करते रहते थे कि नहीं, काम को छोड़ना नहीं है, इसको करना है। जब हाथ डाल के करना तो करना है, क्योंकि कोई भी काम जब ये तो शुरू मत करो, शुरू करना तो फिर करना है। अब इसी तरह हम आपको, मैं थोड़ा सा ये कैलेंडर के विषय में था, कैलेंडर को विमोचन करना था, लेकिन थोड़ा सा मैं बनते जी के जो संघर्ष वाली बात के विषय के ऊपर ही मेरा एक जो और याद आ रहा है। हमारे राहुल जी उसको बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, ये हमारे बहुत नजदीक रहे कि एक काम हमने भी छोटा सा उठाया था, जो कि 2 अप्रैल 2018 को हमारे समाज के जो बच्चे शहीद हुए थे, उसमें हमारे बीपी अशोक साहब एक IPS हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने मेहनत करके उन्होंने जमीन दी और उसको आज एक स्तंभ ऐसा बना दिया है जो ऑल ओवर इंडिया का, एशिया में भी कोरो गांव की तरह, किसी दिन वो कोरो गांव की तरह बनेगा। तो ये कहने का मतलब कुछ काम को करो तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। समझता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा है, इन्होंने वहाँ जो गया में करा है। और हेलो, काम इसके साथ साथ अब ये है कि जो भी है आप हमारा समाज जो शिक्षा के लिए अभी बहुत पिछड़ा हुआ गांव देहात में, हम लोगों को इस शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उसके कारण भी यही है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो भी अधिकारीगण है, हम समझते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने वेतन का या अपनी कमाई का कुछ परसेंट, 5% ही आप कम से कम सोसाइटी के नाम दें। सोसाइटी का तो उसका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, तभी संगठित हो पाएंगे। संगठन बहुत जरूरी है, संगठित होकर ही संघर्ष किया जा सकता है। कोई भी काम करेंगे
तो उसमें संगठन के साथ संघर्ष भी जुड़ा रहता है। संघर्ष के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि इस विमोचन के समय में आप लोग अपना अपना हर जगह कोई ना कोई योगदान देते रहें और समाज के लिए कुछ ना कुछ पे बैक टू सोसाइटी करते रहें। हमारे इसी संबंध में हमारे नागपाल जी, राहुल नागपाल जी बहुत ही संघर्षरत हैं समाज की काम में। मैं इनके वीडियो सुनता रहता हूं और मैं समझता हूं इतना खुलकर बोलने वाला पत्रकार या जो भी है वो नहीं हो सकता। समाज के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने विराम देता हूं, शब्दों को विराम देता हूं। सभी को नमोद्धार। सर, वीर सिंह साहब ने जो भी कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, बंते जी का आशीर्वाद है। बंते जी ने मुझे शुरू में एक आशीर्वाद दिया, शुरू में ये शब्द बोले बंते जी द्वारा कि पूरे दिन में 10 लोगों से आप मुलाकात कीजिए, पूरे दिन में 10 लोगों से मुलाकात कीजिए। सुनिए, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। पूरे दिन में 10 लोगों से आप मुलाकात करेंगे तो महीने के 300 लोगों से मुलाकात होती है। ये औसत आना चाहिए। यानी एक दिन में आप 50 लोगों से कर लो, 4 दिन फिर कुछ भी ना करो, लेकिन औसत आपका 10 लोगों के हिसाब से आना चाहिए। जब आप 10 लोगों से मुलाकात करेंगे तो महीने में 300 होते हैं और साल में 3600 होते हैं। ये नोट कर लीजिए, आप सबके भी काम की बात है। तो अगर पूरे साल की मेहनत में समर्पित और अर्पित 36 लोग भी निकल आए, 3600 में से 3600 में से अगर मात्र 36 लोग यानी 36 लोग भी अगर आपके समर्पित और अर्पित निकल आए तो आपके पूरे साल की मेहनत कामयाब है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, इसी बंते जी की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भारत के समस्त राज्यों में, लोग तो कहते हैं मैंने इंडिया देखा, लेकिन सही में बंते जी के आशीर्वाद से विशेष योगदान पुलिस का और विशेष योगदान रेलवे का, ये 2 विभागों का योगदान बहुत रहा। तो भारत का कोई राज्य नहीं छोड़ा। ये मेरा प्रण था कि मैं भारत का कोई राज्य नहीं छोड़ूंगा, इवन चाहे वहां मुझे हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, चाहे मुझे किसी भी जाना पड़ा, प्लेन से जाना पड़ा, ट्रेन से जाना पड़ा, अपनी बस से, ऑटो से, बस से, पैदल, जैसे भी गया, बट मैंने पूरा भारत का राज्य भ्रमण किया और उससे रिजल्ट आया कि जब आप चलेंगे तो लोग जुड़ेंगे। तो मैं वीर सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वीर सिंह साहब बैठिए, आप चाय लेते रहिए भैया, चाय पानी का ध्यान रखो सबका। तो मैं एक बार जब वीर सिंह साहब के पास पहली बार गया तो उस समय सीओ बॉर्डर थे साहब जो, तो ऐसी बात चल रही थी, बड़े बंदे जी एक्सपायर हो चुके थे, एक ऑफिस बनाया जाए, एक ऑफिस बनाया जाए। तो सबसे पहली मुलाकात तो जैसे मोहनलाल जी से थी, उस समय सीओ अपनी, उस समय सतपाल जी थे, सतपाल जी के बाद में ये आए वीर सिंह साहब। तो वीर सिंह साहब से मैंने करते करते कहा, ये कहने लगे कुछ ईंट मंगानी हो तो बता दो। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। मैं बोला यार ईंट मंगाएंगे, कोई पैसे मांगेगा, मैं कहां से दूंगा। तो मैंने सबसे कहा, साहब कहने लगे ईंट मंगानी तो मंगा लो। मैं बोला मैं करूंगा क्या। मैं डरते साहब से कहा, मैं सर 2500 ईंट भेजते ना। तो जब वो ट्रॉली वाला 2500 ईंट डालने आया तो मैं डर के बाहर रूम में बैठ गया। बोले ये मुझसे पैसे मांगेगा। अब फिर क्या होता है, वो कहने लगा महाराज जी को बुलाओ, महाराज जी को बुलाओ। बाहर नहीं जा रहा था, मैं बाहर नहीं जा रहा था। तो कहने लगे महाराज बाहर तो आओ, तो बोल देना बस इतना कि साहब को कि ईंट आ गई है। तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। फिर मैंने ये मंत्र ले लिया। तो धीरे धीरे जब विद्यार ऊपर बना तो 44,000 ईंट बिनौली, बामलोनी, खेकड़ा, बागपत और रमाला, मसूरी, वहां से सभी थानों से, चिरौरी, सभी थानों से ईंट आई। और जब लोहा लगा तो कंकरखेड़ा, यानी इसमें इनकी इतनी अच्छी भूमिका रही कि जब ये बुद्धिहार बना ऊपर का, जितना निर्माण नीचे हुआ है उतना ही निर्माण ऊपर हुआ। इसमें 95 तो नहीं कह सकता, 75% पुलिस का योगदान था। 75% योगदान पुलिस का था। बहन जी की सरकार थी। मोहनलाल साहब साहिबाबाद थाने के SHO, श्यानी गेट, लौनी और वीर सिंह साहब, ये दोनों ऐसे शेर हैं हमारे कि ये दोनों भले DSP से रिटायर हुए पर ये अपने आप में दोनों IPS से कम नहीं। इनका क्योंकि प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ये जो दोनों हैं 16.5 साल साहब जो DSP रहे, जो दिल्ली में ACP कहते हैं,
इतने साल तक, लंबे समय तक कोई एसीपी नहीं रहते, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल, और मोहनलाल जी 8 साल रहे। ये 16 साल, 8.5 साल और 16.5 साल, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सपोर्ट किया। अब मैं अपने प्रिय उपासक मोहनलाल जी को इन्वाइट करूंगा। मोहनलाल जी प्लीज आइए। अरे सर आओ। जब हमारा कार्यक्रम होता था रामलीला मैदान में, मैंने कहा उपासक मुझे डस्टिंग चाहिए, तो मैं थाने में जाता था। साहब कहते थे कि पेंट टंग रही है, उसमें जितने पैसे निकालने आप दान में निकाल लो। देखो कितना प्यार है इनका। जहां जहां ये रहे, मैनाठेड़ कोतवाली, घंटाघर कोतवाली, कटघर कोतवाली, किथौड़ कोतवाली और सदर कोतवाली, मेरठ, जहां जहां रहे मैं वहां इनसे मिलने पहुंचा। फिर लास्ट में सीओ गजरौला और भी जगह। तो मोहनलाल साहब का और इनका वीर सिंह साहब का बहुत विशेष योगदान है। तो मैं मोहनलाल साहब से कहूंगा अपने विचार रखें। ये हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि है। परम आदरणीय गौर साहब और उनके साथ में मंच पर आसीन सभी भंते साहिबान और सब उपस्थित सभी सज्जन और इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार करते हुए मुझे यही अवगत कराना है कि जिस तरीके से महात्मा गौतम बुद्ध के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम नीचे से ऊपर को बढ़ रहे हैं, वो ऊपर से नीचे उतारे गए थे। तो इस समाज की जो सिस्टम में है, समाज का ये सिस्टम था कि वो राजा होते हुए भी उनको, जो उनके साथ में चलने वाले थे, उनको दुखी कर रहे थे। उनको दुखी किया तो उन्होंने राजगद्दी छोड़ी और इस वेशभूषा पर आकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इसी बात की शिक्षा दी। उस शिक्षा के पीछे राजा महाराजा बहुत सारे लोग चलते आए। अब प्रजातंत्र है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र राजतंत्र से भी ज्यादा खतरनाक चल रहा है इस समय। उसका जो सिस्टम है, हमें ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग अलग अलग जगह बांट दिए गए। उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। उसको रोकने के लिए केवल ये भंते जी साहिबान जो हैं, इनकी शिक्षा के माध्यम से हमको आगे बढ़ा जा सकता है। इनके पास वो जादू है। इन्होंने सब घर छोड़ दिया। वह दूसरी तरफ नागा बाबा कहते हैं, हमारे भंते साहिबान इतने पढ़े लिखे हैं, ये हर चीज को पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। और जो नागा बाबा हैं वो केवल इतना दिखाते हैं कि हाँ भाई हम नागा बाबा हैं, और उसके अंदर कालापन है। हमारे भंते जी साहिबानों के अंदर और बाहर कोई कालापन मैंने न सुना। हो सकता है आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि इनके अंदर कोई कालापन है। किसी की शिकायत आज तक किसी भंते की नहीं सुनी गई, और ना ही समाज में, ना ही इतिहास में कहीं आया। इस संबंध में समाज से हट करके जिस रास्ते को बनाना है, उस रास्ते को देखने के लिए हम सामाजिक संगठन तैयार कर रहे हैं। उसमें भूमिका आप लोगों की वहाँ प्रचारित प्रसारित करना है। इसमें पत्रकार बंधु हमारे जो प्रचार प्रसार करेंगे उसी से आगे बढ़ सकता है। समाज में जो शिक्षा का देन है, धार्मिक रूप नहीं, हमारा धर्म नहीं है, ये कर्म करते हैं। सुबह उठना, दंत मंजन से लेकर के रात को सोने तक, इनका जो जीवन शैली है भंते साहिबानों की, ऐसी किसी की नहीं है। आप धर्म की आड़ में लोग और मजा ले रहे हैं और नई नई चीजें निकाल करके ला रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो धर्म से साथ चलते चलते शिक्षा को, धर्म का कोई पैमाना नहीं है, धर्म कहीं कोई चीज नहीं है, कर्म ही मेन है। जो कर्म करेगा सुबह से शाम तक स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक सुख हो गया, शिक्षा प्राप्त करेगा, सुबह पेपर पढ़ेगा या किसी की बात सुनेगा। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल है, चाहे रिक्शा वाला। तो उनको दूसरे को हम न बांटें। ये शिक्षा में हम चौराहे पर
हर त्योहार पर, हर जीवन स्तर पर, हर जो बड़े अधिकारी या संबंधित प्रतिपादित करने वाले सैद्धांतिक रूप से जो रहे हैं, उनकी जन्म तिथियों पर, पुण्यतिथियों पर ये सब कार्यक्रम होते रहे, जिसमें मैं समझता हूं कि हमारे भंते जी का बहुत बड़ा योगदान इस संगठन को आगे बढ़ा करके पूरे देश में संचालित किया गया है। जिसमें बाबा जी ने पहली बार मुझे जब संपर्क हुआ तो मैंने एक बात कही थी, करे कि भाई इसमें हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध भी कमंडल लेकर के चलते थे। कमंडल को आज तक साला कोई दुनिया का आदमी नहीं छीन पाया, उसमें डाले चन्ना डाले। आज तक कहीं नहीं सुना होगा कि कमंडल किसी ने छीन लिया। तो आपका कमंडल तो सर्व सुरक्षित है, आपको दे न दे वो आपके ऊपर है, आप चलते रहिए। कई जगह भिक्षा महात्मा गौतम बुद्ध को नहीं मिलती थी, महावीर स्वामी जैन को नहीं मिलती थी। इससे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो रुकावट न डालें। यहाँ अंग्रेजों का एक जो सिद्धांतिक मामला है, अंग्रेजों ने जो संचालन किया है, उनका यह है कि तीर के समान जा रहे हैं, आपके पत्थर है तो सॉरी कहते हुए आप पत्थर से साइड बदलिए। तो हम जो केवल पत्थर तक सीमित रह गए हैं, उससे हट करके हमें ये प्रक्रिया अपनानी है। समाज में आगे बढ़ने के लिए भंते साहिबानों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। इनके सिवा दुनिया में अभी कोई नहीं है। इनके अंदर कोई कालापन हमने पूरे शिक्षा में, धार्मिकपन में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में कहीं भी नहीं देखा है। तो हमने इनसे जो आशीर्वाद प्राप्त करना है, इन्हीं के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं उसके माध्यम से, और राजनीतिक रूप में हमारा आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा को पीछे किया जा रहा है, शिक्षा को रोकने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास है। उसमें नॉट फॉर पर्टिकुलरली ये एक जाति नहीं है, दूसरी जातियां भी बौद्ध साहब के सानिध्य में रह करके आगे बढ़ी हैं। यहाँ जातियों का बंटवारा जातियों से कर रहे हैं। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी है सारे। तो उनको लेकर के देखो, वोट इकट्ठा करने की नहीं है, यहाँ वोट नहीं इकट्ठा कर रहे, भंते साहिबान वोट नहीं इकट्ठा करवा रहे, आदमी के जीवन को संचालित कराने के लिए सही पहल करना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे और इस समाज में जागृति आए, और मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। आपका आशीर्वाद इनको जो है मेरे ऊपर तो रहता ही है, और सब लोगों पर बनाए रखें। जी बहुत बैठिए। मोहनलाल साहब एक्चुअली क्या है, सिंपल जीवन का रहा है, आप शब्दों पर ना जाएं, बहुत दिल के अच्छे उपासक हैं हमारे। और एक वास्तविकता भी है कि जब हमने गाड़ी 2007 में ली तो जयवंत जाटव साहब के मिसेज के नाम पे गाड़ी थी, तो 17 किस्तें टूटी, 17 किस्तें। गाड़ी तो ले ली, सहयोग मिलता नहीं। तो जब साहब ने पहली बार हम गए तो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था, एक मेडिकल का। इन्होंने मुझे कहा महाराज आप कभी थाने में आइए। तो उस दिन से हमारी शुरुआत हुई और पुलिस का इतना साथ रहा कि 17 किस्तें, और आज भी हैं। आज भी हम जाते हैं और जाते हैं, पूरे देश के पुलिस अधिकारी मान सम्मान करते हैं। और आज के समय में वी सिंह साहब आपको जानकारी भी है, लगभग भारत के 800 से 900 IPS जुड़े हैं, 800 से 900, जिसमें मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइजॉल, इम्फाल, मणिपुर, सब जगह, मतलब अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सब जहां भी भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे वहां जुड़े हुए हैं। और हमने उसमें मेहनत की, हमने मेहनत की, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। थाना 100 किलोमीटर दूर है, तो सवेरे 6 बजे मैं ऐसा करता हूं, जो दूर के थाने होते हैं उनके लिए मैं सवेरे 6 बजे निकलता हूं। आज भी चाहे रात को मैं 3 बजे क्यों ना सोऊं, मैं अपने आप में मेहनत करता हूं। रात की फ्लाइट इसलिए पकड़ता हूं कि दिन का उपयोग कर सकूं, और रात की ट्रेन भी इसलिए पकड़ता हूं कि दिन का उपयोग कर सकूं। तो मेरी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है कि अगर मैंने 1 घंटा भी बर्बाद कर दिया तो मैंने लाइफ का सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक बार मैं सिंगापुर के एयरपोर्ट पे था,
13 घंटे फ्लाइट लेट हुई। तो वहां मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई, वो कंबोडिया की थी। उसके 22 राज्यों 22 देशों में बिजनेस चल रहा था, अकेली लड़की का 22 देशों में बिजनेस चल रहा था। मैंने उससे बातचीत की, बहुत देर बाद उसने इन्वाइट किया मुझे कि सर आप कभी आइए। तो मैंने पूछा तुमने कैसे करती हैं? कहने लगे भंते जी, मोंक जी आप मुझे बताइए, आपके यहाँ अडानी भी है, आपके धीरूभाई अंबानी भी पैदा हुआ है, आपके यहाँ अनिल अंबानी है, वो कैसे सिस्टम बनाता है? क्योंकि मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है, हमें आलस तो खुद को ही छोड़ना पड़ता है। तो अब बहुत से उपासकों को ड्यूटी पे भी जाना है, बहुत से आए हैं, और क्योंकि आज कमाए ज्यादा नहीं आए ये मायने नहीं रखता। भीड़ की आवश्यकता नहीं है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में शीलवानों की आवश्यकता है, गुणवानों की आवश्यकता है। थोड़े आए सुनने के लिए आए, थोड़े आए अच्छा सुनाने के लिए आए। तो हमारे बीच में अभी ऐसा है, वो प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं। तो मैं पूज्य भगवंत आनंद नाथ थेरो जी से कहूंगा कि जो है सबसे पहला सम्मान पत्र गुरु जी को अपने बीर सिंह साहब को दें, मुख्य अतिथि जी, और मोहनलाल जी को। मोहनलाल जी का और बीर सिंह जी का निकालो। पहला किनका? विनोद कुमार जी का, बीर सिंह और मोहनलाल साहब का। हाँ दिखाओ, निकालो। विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित भिक्षु संघ को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकों को यह भी नमो बुद्धाय करते हुए आज की इस सभा में कैलेंडर से कैलेंडर तक का विमोचन करते हुए कैलेंडर प्रज्ञा दर्पण कैलेंडर का 2025 का विमोचन करते हुए इसके स्थापित करता बनते थीरो ज्योति को नमन और बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल का उदाहरण दिया है जिसमें हमारे सभी महापुरुषों को चित्रित किया गया है और उनके जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस को भी चिन्हित किया गया है। तो ये कैलेंडर वास्तव में ही प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। इसके अलावा भिक्षु संघ और उनके थीरो ज्योति जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए कि वो बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध ने जो कहा है धर्म का प्रचार और प्रसार, चाहे वो प्रज्ञा दर्पण पत्रिका के द्वारा, प्रज्ञा दर्पण न्यूज के द्वारा, प्रज्ञा दर्पण कैलेंडर के द्वारा, देश के कोने कोने में जाकर के वो बाबा साहब के जो सपने थे उनको साकार कर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए हम भंते जी थीरो ज्योति के कृतज्ञ हैं और तथागत से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से भंते जी धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे और हम उपासक लोग उनके कर्तव्य रहेंगे, सदैव उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं सभी उपासकों से, सभी अपने साथियों से भी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार भंते जी दिन रात देश के कोने कोने में जाकर के बाबा साहब के जो सपने थे, अर्थात बाबा साहब का सपना था कि अपने जीवन में यदि हमने अपने 4 लोगों को भी अंबेडकराइज करा दिया, जो अंबेडकर जी के विचार है उनसे उनको प्रेरित कर दिया, तो हमारा जीवन साकार हो सकता है, अन्यथा हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा
हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में केवल और केवल बाबा साहब के बताए हुए जो मार्ग है, बताए हुए जो रास्ते हैं, उन पर चलना भी है और दूसरों को उन पर चलने के लिए प्रेरित भी करना है। बाबा साहब ने इसीलिए हमें बौद्ध धर्म दिया था 1956 में कि हम एवं हमारा समाज जो इन अंधविश्वास रूढ़िवादिताओं में घिरा हुआ है, और आज भी 1932 में बाबा साहब ने कहा था कि यदि आपको एक सम्मान का जीवन जीना है तो एक ऐसा धर्म अपना लो जिसमें कोई भी आपका अपमान नहीं है, छुआछात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में हमारे ही कितने सारे लोग अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बेड़ियों में आज भी जकड़े हुए हैं और वो उन्हीं को ढो रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने 1956 में वो 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी थी, लेकिन आज भी हम उन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और हमारा समाज इसीलिए वो दिन प्रतिदिन गड्ढे में जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जब तक भी जीवित रहेंगे बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का प्रशस्त करेंगे और उन पर चलेंगे और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्ध। देने वाले सरकारी कर्मचारी बंधु तथा मैनेज स्ट्रीम मीडिया के बहुजन पत्रकार साथियों, आपको मेरे मेन स्ट्रीम शब्द पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया है। वास्तव में असली मीडिया आप हैं जो हमारी बात को हमारे लोगों तक पहुंचाने में बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। बस आपसे एक ही अपील है, पत्रकार साथी सुन लें, मैं आपको करीब करीब सबको फॉलो करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप कभी किसी को बुरा लगे। पत्रकार की बात जब तक बुरी नहीं लगेगी, जब तक चुभेगी नहीं, जब तक पत्रकार नहीं कहलाता। सत्य कहेगा, सत्य चुभता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। राहुल नागपाल इंटरव्यू ले रहे थे, किसका? मंत्री जी गौतम जी का। तो उनसे इतना चुप खेल गए एक ही सवाल पर, कह रहे थे समाज मंत्री जी आपको बचा रहा है और आप केजरीवाल को बचा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरह का सवाल होना चाहिए। महेंद्र गौतम में कई इनका भी फॉलो करता हूं, कई जगह ऐसे देते कि सामने वाला घूम जाता है। तो आप ये मन देखिए कि किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब ने पत्रकार से जहां तक आया मामला, टीचर रहे, पत्रकार रहे, क्या क्या नहीं किया, बाबा साहब ऑलराउंडर थे। तो हम सब उनके अनुयायी हैं। एक एक छोटी छोटी बात अकाट्य होनी चाहिए, हमको कोई काटना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम कैलेंडर पे साथियों। बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को जो हमारे मोहनलाल जी के लिए तो बंदे जी रात दिन कहते रहते हैं, जिन लोगों ने भी सहयोग दिया। और सबसे पहली स्टार्टिंग कैलेंडर से हुई और आज पहला काम कैलेंडर का ही है, बहुत दिनों बाद विमोचन हो रहा है। ये पत्रिकाएं, न्यूज चैनल, प्रज्ञा दर्पण, टेस्ट पर, ये बात की बात है। पहला शुरुआत भीमारम जो किया था भंते जी थिरोयोती ने, वो कैलेंडर के माध्यम से की थी। सब लोगों के बाद पहुंचे, इतना बड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया है, इतने IAS IPS को जोड़ा है, ये सब बाद की कड़ी है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। दूसरी बात भिक्षु संघ की बात है। यहाँ तक साथियों समाज से आते हैं, इनके प्रति जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए, जितना कर सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने जो 600 साल पहले कहा था, पूरे विश्व को बताया था कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। पहली बार मानव को एहसास कराया। वो धम्म की पताका विभिन्न परिस्थितियों में लेकर के हमारे धम्म के जो भिक्षु हैं वो आज भी पिस्मत सुनने किस तरह से तोड़ा मरोड़ा, किन परिस्थितियों में उन इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज भी उस चीज को जिंदा रखे हुए हैं। ये बंधनी भिक्षु संघ, मैं कोट कोट इनको नमन करता हूं। तो साथियों और भी साथी का
चाहता हूँ। मोहनलाल साहब, ओमजीत गौतम जी का, ओमजीत गौतम और विनोद कुमार जी सब। नहीं अभी नहीं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। हाँ विनोद कुमार। अब हमारे उपासक मोहनलाल जी को सम्मान करेंगे। सबसे पहले आप कैलेंडर भी आप भेंट कीजिए। सबसे पहले मुख अतिथि दीजिए और मोहनलाल जी को ये कैलेंडर का विमोचन है सर, कैलेंडर से कैलेंडर तक। वीडियो बनाऊंगा, देख प्रोग्राम बना तो आपसे निवेदन है कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे, अगली बार कोशिश की जाएगी। ये नवंबर में आप तक पहुंचेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। आज का इतना अच्छा साथ मिलता है। हमारी पत्रिका भैया राहुल भाई, राजशेखर है। पुनीत की अम्मी। ये बहुत अच्छे हैं। हाँ सब साथ में। ये पेट्रोल के लिए, लेकिन आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, मेरे पास नहीं है। ये लौटा देना किसी को। ये तो मकान है इनका। ओके मैम। क्या है? हाँ मैं तो एक मिनट बोलो। युवराज भाई मेरा फोटो तो खींचेगा। अरे भाई तुम कर दियो मेरा वाला लेंस। पूजा मैंने भी खर्च किया है। अरे आम तो नाम आईफोन से खींच रहा खच खच खच। युवराज भाई इधर देखो, युवराज भाई बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, तुम हमारा खींचना, इसी बात पे हमने तुम्हारा खींचा। जब बराबर है साहब, क्या बराबर होना चाहिए। लगा दिया हाथ। हाँ सब साथ में। ये पेट्रोल के लिए, लेकिन आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, मेरे पास नहीं है। ये लौटा देना किसी को। फोटो खींच रहे थे। ओके मैम। चलो ओके मैम। मिलना ही चाहिए। राहुल भैया मुझे बुला रहा। अब और कौन है? मनीष गौतम। मनीष बोलो। अरे देखना इधर। अरे से कैमरा में खींच दे। अरे वीडियो ना रख। अभी कर रहा है। इनका मिला।
हीरा राजी तो ब्रजमोहन जी का क्या ब्रजमोहन जी का हाँ लो हीरा राजी ये सब आप हीरा राजी कौन है? हाँ ब्रजमोहन लाल हाँ ये आपका एक ही हुआ है ओके बंते जी पदम सिंह आइए जिन का चुनाव आते जाओ बस हो गया किसी ने तो बुलाना नहीं चाह रहे थे। परिमल जी कौन आई प्लीज परिमल जी प्लीज दे रहे अब किनका मिला है ये है अपने सूरज कुमार जी सूरज कुमार लो सूरज कुमार जल्दी फोटो हो गया बनते ही खिंच गया हो गया एक सर आप हो गया अंकल हाथ नीचे करो अंकल हाथ नीचे करो बस हो गया सुबोध भाई इधर देखो चलिए जाइए शुरू करते रहिए ऐसे ही प्रक्रिया दिलीप गौतम